हेलो गाइस, अपना 6 मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है सिक्योरिटी। उसमें 6.1 में हम बात करेंगे समराइज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी कंसर्न्स के बारे में। सो उसमें हम बात करेंगे कि सीआईए में जो कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न्स क्या होते हैं, कंसर्न्स क्या होता है, सॉरी फॉर इंग्लिश, इंटीग्रिटी कंसर्न्स क्या होते हैं और अवेलेबिलिटी कंसर्न्स क्या होते हैं। तो अभी चलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी में। सो अपना फर्स्ट अभी देखेंगे। पहले तो मेन चीज़ है कि सीआईए है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीआईए, कि क्या है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी इज द कोर प्रिंसिपल और गोल फॉर ऑल साइबर सिक्योरिटी। मतलब किसी भी जगह पे साइबर सिक्योरिटी आ रहा है तो मतलब उसका गोल क्या होता है, सी आई ए, मतलब सी आई ए टायर्स उसका गोल होता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी वहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। सो व्हाट इज द मीनिंग, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी है तो उसका मीनिंग क्या है। प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। मतलब इसका एक एग्जांपल के बाद एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि एक फार्मा कंपनी में आपको आपको एक एक्सेस दिया गया है किसी फ़ोल्डर का, तो आपका एक्सेस अलग होगा और अदर पर्सन का अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो आप ऑथोराइज़्ड पर्सन हो। मतलब मान लो कि आप एचआर डिपार्टमेंट में हो, तो एचआर डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है सारे एम्प्लॉयी की डिटेल्स की, ये सारी मतलब सारी डिटेल्स ज़रूर पड़ती है, मतलब ज़रूर रहती है। सो उसका जो डेटा एक्सेस है, मतलब वो जो डेटा एक्सेस है वो कोई अदर पर्सन आके एक्सेस कर रहा है, तो वो क्या हुआ, अनऑथोराइज एक्सेस हुआ। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी में यहाँ पे कंसर्न हो जाती है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई आके पर्सन किसी भी चीज़, मतलब कि कोई भी डेटा एक्सेस कर रहा है। इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी क्या होता है, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन। मतलब मान लो कि एचआर डिपार्टमेंट है, सो उसमें बहुत सारे एचआर बैठे होंगे, मतलब बहुत बहुत रिक्रूटर के लिए कोई अलग पर्सन होगा, फिर कोई अलग अलग, मतलब अलग अलग पर्सन बैठे होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि एक पर्सन है जो डेटा एंटर करके गया एक्सेल में, मतलब एक्सेल शीट बना के गया। अब कल आके वो देखता है ना को, तो किसी ने मॉडिफिकेशन कर दिया एक्सेल में, बट और जानने को ऐसा मिला कि ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो एचआर डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है। सो किसी ने तो अनऑथोराइज एक्सेस लिया होगा और अनऑथोराइज एक्सेस लेके उसको मॉडिफाई किया है। सो वहाँ पे इंटीग्रिटी का कंसर्न हो जाता है कि इंटीग्रिटी की बात होती है ना, तो सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे इंटीग्रिटी की चिंता हो जाती है कि यार इंटीग्रिटी कहाँ गई अपनी। अवेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रोवाइड ऑथोराइज यूजर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। मतलब क्या होता है कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई वेबसाइट चल रही है। अब जो पर्सन एक्सेस कर रहा है वो ऑथोराइज पर्सन है, बट उसको डिले हो रहा है, तो वो क्या है, अवेबिलिटी नहीं है, डेटा मतलब अवेबिलिटी नहीं है। तो वो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, या फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो वेबसाइट यूज़ करना बंद कर देगा या फिर डेटा अपडेट नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे अवेबिलिटी आ जाती है। अभी अपन बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न्स के बारे में, इंटीग्रिटी कंसर्न्स के बारे में और अवेबिलिटी कंसर्न्स के बारे में। सो कॉन्फिडेंशियलिटी कंसर्न्स के बारे में बात करें कि कॉन्फिडेंशियलिटी में कौन कौन से अटैक आते हैं, तो यहाँ पे स्नूफिंग लिखा है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नूफिंग। सो स्नूफिंग मीन्स सीक्रेटली लुकिंग एट समवन प्राइवेट डेटा विदाउट परमिशन। मतलब आप किसी भी पर्सन के डेटा को आप चेक कर रहे हो विदाउट देयर परमिशन। मतलब किसी भी अदर पर्सन के डेटा को आप चेक कर रहे हो, बट वो जो पर्सन है उसकी परमिशन नहीं है आपके पास। सो यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है, ओपनिंग समथिंग एल्स ईमेल, चेकिंग देयर फोन और लुकिंग एट द कॉन्फिडेंशियल फाइल। मतलब किसी का आपने दोस्त का मोबाइल ले लिया और आपने उसके सारे ईमेल चेक कर रहे हो, मैसेजेस चेक कर रहे हो, तो बट आपको दोस्त को पता नहीं कि आपने फ़ोन ले लिया। सो यहाँ पे स्नूफिंग हो गया ये। सो यहाँ पे एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कि वाईफाई स्नूपिंग। तो वाईफाई स्नूपिंग क्या होता है कि बहुत सारे कैफे में या फिर रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट में हैकर क्या करते हैं कि एक है ना फ्री वाईफाई ओपन करते हैं, जिसमें वो एक्सेस देते हैं सब यूजर को, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी पर्सन है वहाँ पे उनको एक्सेस देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप है ना ये सारी चीज़ें, मतलब मान लो कि वो वाईफाई में कनेक्ट होने के बाद आप है ना बहुत सारी चीज़ें करोगे, जैसे किसी पोर्टल में आप लॉगिन करोगे, बहुत सारी चीज़ें, तो ईमेल पासवर्ड वगैरह सब डालोगे और ब्राउजिंग हिस्ट्री भी आपको दिखेगी। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री भी आपकी सेव होती रहेगी आपके ब्राउज़र में, बट वाईफ़ाई जो एक्सेस पॉइंट है वो आपका नहीं है और आप फ्री वाईफ़ाई एक्सेस पॉइंट में बैठे, तो हैकर क्या करेगा, एक्सेस पॉइंट क्रिएट करके बीच में वो खड़ा रहेगा। जो भी चीज़ें आ रही है, ईमेल का पासवर्ड आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो चुरा लेगा।
सो ये होता है स्नूफिंग, उसको देखते रहेगा या फिर उसको चुरा लेगा, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे एक एवाज़ ड्रॉपिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, सेम एज़ अ स्नूफिंग जैसा ही है, बट थोड़ा अलग है कि एवाज़ ड्रॉपिंग होता है क्या? एवाज़ ड्रॉपिंग मीन्स सीक्रेटली लिसनिंग टू कन्वर्सेशन और डेटा बीइंग शेयर्ड। मतलब जो भी अपना डेटा मतलब इंटरसेप्ट की तरह काम करते हैं हैकर कि लाइक यहाँ पे देखो सर्वर है और यहाँ पे रिसीवर है। तो उस बीच में है ना ये हैकर देखो ये पूरा डेटा स्टील कर मतलब देख रहा है या फिर या इंटरसेप्ट करके देख रहा है क्या डेटा जा रहा है और कौन-सा डेटा आ रहा है। मतलब सर्वर और रिसीवर के बीच में। एग्ज़ाम्पल के लिए लिसनिंग टू प्राइवेट फ़ोन कॉल मतलब क्या होता है कि किसी के फ़ोन कॉल को प्राइवेटली मॉनिटर करना या फिर उसके फ़ोन कॉल लिसन करना, कैप्चर मतलब इसका कैप्चर डेटा करके हाँ, मतलब ऐसे लिसनिंग नहीं कर सकते किसी भी डेटा मतलब किसी भी फ़ोन कॉल को, बट वो एन्क्रिप्टेड नहीं है, तो वो फ़ोन कॉल वो क्या होगा मतलब वो सुन सकते हैं हैकर वगैरह, एन्क्रिप्टेड नहीं है तो। अब बहुत सारे एप्लीकेशन एन्क्रिप्शन यूज़ नहीं करते हैं, प्रोटोकॉल ऐसे यूज़ नहीं करते सिक्योर प्रोटोकॉल, तो वो अनएन्क्रिप्टेड फॉर्म में होगा तो फिर ईज़ी बात है कि हैकर वो डेटा बीच में चुरा के आपका फ़ोन कॉल सुन सकता है कि क्या आपने बात की थी और आपकी बहुत सारी चीज़ें चुरा सकता है वहाँ से। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद और ये आप देखना ये फ़ोटो भी देखते रहना क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ोटो ये मेरे पर्सनल फ़ोटो क्रिएट करवाया हूँ मैं जेमिनी से, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ईज़िली हो जाए और आप रिलेट कर पाओ, जो-जो मैं लिखा हूँ उससे रिलेट होने वाले ही फ़ोटो है। यहाँ पे आ जाते हैं वायर ट्रैपिंग के ऊपर, वायर ट्रैपिंग क्या होता है? आपने मतलब मैं इसके ऊपर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टेक्निकल वे टू एवॉइस ड्रॉपिंग, इट्स मीन्स इंटरसेप्टिंग फ़ोन कॉल और इंटरनेट कम्युनिकेशन यूजिंग टूल। मतलब वायर ट्रैपिंग में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट करना, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना यूजिंग सम टूल। तो यहाँ पे क्या होता है? आपने देखा था पुराने ज़माने में हम क्या करते थे कि एक ला लैन लैन केबल लाइन वाला जो अपना रहता था ना, लाइन केबल आता था जो अपने टेलीफ़ोन में यूज़ होता था। टेलीफ़ोन कैसे आते थे? लाइन वाले आते थे। लाइन केबल वाले कि है ना लाइन केबल जा रहा है और वहाँ पे दूसरे जो पर्सन है वहाँ पे भी लाइन केबल कनेक्टेड होगा और यहाँ पे कॉल किया और वहाँ पे उनको सुनाई दे रहा है मतलब जो भी हम बोल रहे हैं और यहाँ पे कॉल लगा रहा है तो उनके वहाँ बज रहा है। उसके बीच में ईज़िली कोई भी पर्सन आके सुन सकता है कन्वर्सेशन आपकी। बहुत ईज़ी था उस टाइम पे बट अभी नहीं है। सो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखो अ हैकर कैप्चर नेटवर्क ट्रैफिक और रीड मैसेज और पासवर्ड मतलब यही है कि वायर टैपिंग क्या होता है कि आप मान लो कि आप अपने वाईफ़ाई से कनेक्टेड हो मतलब कोई फ्री वाईफ़ाई से कनेक्टेड हो। यही सेम एग्ज़ाम्पल सब में लगेगा। सो क्या होता है कि वाईफ़ाई से कनेक्टेड हो, हैकर ने अपना सिस्टम चालू करके रखा है जिसमें कैप्चर कर रहा है डेटा का और डेटा कैप्चर करके आपकी जो भी कन्वर्सेशन हो रही है आपके नेटवर्क और सर्वर के बीच में, आपका रिसीवर और सर्वर के बीच में, वो कैप्चर करके सारी चीज़ें वो देख सकता है। जैसे ईमेल, पासवर्ड्स एंड आपकी इवन कन्वर्सेशन जो फ़ोन कॉल पे हो रही है, वो वीओआईपी पे। सो यहाँ पे वीओआईपी का भी कॉन्सेप्ट है, वो उसके बारे में डीप में बात नहीं करेंगे। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म होता है, बट वो क्या होता है मोस्टली अपना जैसे व्हाट्सएप कॉल हो गया, ये सारी चीज़ों पे वीओआईपी लगता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद देखते हैं कि क्या है। मेन थिंग्स है कि सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग आपको पता होगा आजकल सोशल इंजीनियरिंग बहुत डिमांड पे है और बहुत चल रहा है सोशल इंजीनियरिंग, जो कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? ट्रिकिंग पीपल इनटू गिविंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब आप क्या होता है कि यहाँ पे आप है ना कहीं पे भी अपने सॉफ्टवेयर में या फिर किसी वेबसाइट में आपने अपने बैंक की डिटेल्स डाली होती है। सो वो डेटा लीक होने के बाद क्या करती है जो हैकर होते हैं या फिर जो डेटा चुराने वाले होते हैं या फिर जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डेटा देख के आपको कॉल करेंगे और वो प्रिडिक्ट करते हैं कि हम है ना प्रिटेंड करते हैं सॉरी प्रिटेंड करते हैं कि हम बैंक के एम्प्लॉय है। क्यों? क्योंकि आपको भी लगेगा क्योंकि आपके सारे डेटा जो बैंक के रिलेटेड डेटा है ना, वो उनके पास है। सो यहाँ पे देखो स्कैम स्क्रिप्ट लिखा है, आस्क फॉर ओटीपी और ये सारी चीज़ें उनका मोटिव है। सो यहाँ पे क्या करेंगे ये डॉक्यूमेंट में जाके आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आपके वहाँ ओटीपी आया होगा, मेरे को केवाईसी वेरिफिकेशन करनी है तो आप अपना ओटीपी दो और पासवर्ड दो। सो अब ये क्या होता है कि ये लोग जो यूज़र होते हैं ना, वो ईज़िली चाल में फँस जाते हैं बिकॉज़ ऑफ इनका कन्वर्सेशन है ना बहुत ऐसा होता है कि आपको लगता ही है कि ये बैंक एम्प्लॉयी ही है। बट एक बात याद रखना, कभी भी बैंक वाले है ना, कभी भी आपको कॉल नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों के लिए। इफ कोई कंसर्न होगा तो वो बुलाएँगे आपको बैंक में और बोलेंगे कि आपका केवाईसी वेरीफाई करके कराने के लिए आ जाओ बैंक पे। कभी भी फ़ोन पे नहीं होता है। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। सो यहाँ पे डंपस्टर ड्राइविंग है। सो डंपस्टर ड्राइविंग क्या है? तो डंपस्टर ड्राइविंग मीन्स
मान लो कि कोई भी बैंक जहाँ पे पड़ी, मतलब आप देखना कभी बैंक होता, बैंक है ना, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, मतलब लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, और उसमें क्या होता है मिस्टेक आ जाती है, मतलब कोई कोई फोन फॉर्म क्या होता है कि मिस्टेक की वजह से वो क्या करते हैं कि है ना ये दूसरा भर के आओ। अब जो पुराना वाला जो फॉर्म होता है ना वो वहीं पे पड़ा रहता है, तो वो क्या होता है कचरा वो कचरा होता है, तो वो कचरा क्या करेंगे, वो डाल देंगे डस्टबिन में। तो डस्टबिन में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं, डम्पस्टर ड्राइविंग की मीनिंग क्या है कि वही कचरा उठा के उसमें से जो जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो लेके, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके ये सारे कॉल वगैरह जो सारी चीज़ें करना, पर्सनल डेटा चुरा के फिर अपने ये जैसे मान लो अभी जो हमने सोशल इंजीनियरिंग में एग्जांपल देना, प्रिटेंड करते हैं कि हम के बैंक एम्प्लॉय हो और ऐसे फिर है ना सारी चीज़ें करते हैं वो लोग चुराने के लिए अपने पैसे या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन, या बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे देखो ये मैं जो ये फोटो यहाँ पे लगाया ना उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करते रहना, यहाँ जैसे यहाँ पे देखो बैंक लिखा है और यहाँ पे डिटेल्स लिखी कितनी ट्रांजेक्शन हुई थी, किस पर्सन की है, ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें, और किसी किसी में तो कॉन्फिडेंशियल डेटा भी पड़ा हुआ है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या है आगे। अब आ गया मेन इन द मिडल अटैक, और यहाँ पे इंटीग्रिटी की बात हो रही है। यहाँ से अपना इंटीग्रिटी कंसर्न्स चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से जैसे ये जो अटैक जो अभी आएंगे ना वो इंटीग्रिटी के रिलेटेड अटैक आएंगे। सो यहाँ पे देखो मैन इन द मिडल अटैक, it's where hacker secretly stand between two peoples or system that are talk to each other and listen, steal मतलब डेटा चुराना, और चेंज द इंफॉर्मेशन। मतलब क्या होता है यहाँ पे देखो, एक जो ए पर्सन है और बी पर्सन है दोनों का कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके बीच में ये देखो ये टोपी वाला भाई जो भी है हैकर जो हम बोलते हो बैठा है, और ये क्या करेगा दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रही है ना नेटवर्क के थ्रू, वो स्टील करे, मतलब क्या करेगा उसको चुराएगा, और वो चाहे तो उसको मॉडिफिकेशन करके भी भेज सकता है। मतलब मान लो यहाँ पे आपने हाई लिखा या फिर आपने लिखा आई एम फाइन, और ये मॉडिफिकेशन करके इस पर्सन को भेज सकता है आई एम नॉट गुड। सो ये सारी चीज़ें होती है, और वो ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट होती है। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट होती है, मतलब ऐसा मत सोचना कि ये नहीं होता है। अब मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं आपको एक लाइव एग्जांपल पे दिखाता कि बहुत सारे लाइव एग्जांपल थे मेरे पास कि ये चीज़ ऐसे वर्क होती है। सो यहाँ पे एग्जांपल देखो, यू कनेक्ट द फ्री वाईफाई इन कैफे एंड लॉग इन टू योर बैंक वेबसाइट। सो क्या होता है कि आप अपने वाईफाई के आप है ना किसी कैफे में बैठे हो, आपने है ना ये फ्री वाईफाई कनेक्ट करके आपने ईमेल वगैरह डाला बैंक का। सो ये जो हैकर होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो डेटा चुरा लेंगे और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो रिप्ले अटैक्स है। सो रिप्ले अटैक्स का मीनिंग क्या है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो लॉग इन रिक्वेस्ट अंडरस्कोर 123 लिखा है, यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड, और यहाँ पे डेटा जा रहा है आ रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत मस्त फोटो है। बस उससे समझने की चीज़ें ये है कि मान लो यहाँ पे देखो एक जो पर्सन बैठा है यहाँ पे लिखा है सेशन एक्सपायर। इसका भी एक है क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने कभी है ना अपने ब्राउज़र में लॉगिन किया होगा, मतलब आपने अपने फॉर एग्जांपल अपने ब्राउज़र अपना क्रोम ब्राउज़र या व्हाटएवर जो भी ब्राउज़र है आपने फेसबुक लॉगिन किया। अब फेसबुक लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि आप है ना सेव पासवर्ड करके रखते हो, या फिर कुछ भी सेव करने का आता है तो वो पासवर्ड भी सेव होता है। बट कभी-कभी क्या होता है आप बहुत बार फेसबुक लॉगिन कर रहे हो तो उससे अच्छा क्या हो जाता है कि है ना वो कुकीज़ सेव करके रखता है। जो अपना ब्राउज़र होता है वो पीछे कुकीज़ सेव करके रखता है। तो ये हैकर लोग क्या करते हैं, वो जो कुकीज़ होता है ना उसमें सेशन आईडी भी होती है। तो वो सारी चीज़ें चुरा के अपने सिस्टम में डाल देते हैं। जहाँ पे हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे कुकीज़ करके कोई फ़ोल्डर बना होगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी रहती है। मतलब जो भी अपना एक्सेस वगैरह जो भी जो सेशन आईडी का नाम है, जो फ़ाइल है, वो सारी चुरा के ये हैकर अपने पीसी में डालते हैं। जिससे क्या होगा, एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा। मतलब रिप्ले अटैक में क्या होता है कि है ना हैकर प्रिडिक्ट करता है कि है ना प्रिटेंड करता है कि देखो ये मैं ही हूँ, मेरे को लॉगिन एक्सेस चाहिए, तो वो क्या करेगा सर्वर सीधा उसको एक्सेस दे देगा। वो वेरीफाई भी नहीं करेगा कि ये पर्सन सही है, मतलब ये पर्सन कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उसके पास कुकीज है, सारे सेशन आईडी भी है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी, हैकर कैप्चर वैलिड डेटा एंड सेंड इट अगेन लेटर टू ट्रिक द सिस्टम। सो यही चीज़ें जो मैंने बोला आप पढ़ लेना अपनी तरीके से। बाकी यहाँ पे फोटो भी है जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत बढ़ जाए। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो इम्पर्सोनेशन का मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। दिस मीन्स प्रिटेंडिंग
to be someone else to gain access. The attacker act like a रियल यूज़र और सिस्टम। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है कि हैकर के पास, जैसे मान लो कि आपके डेटा लीक हो गए, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बोट बोट या फिर जीमेल, आपका जीमेल अकाउंट एंड पासवर्ड आपका लीक हो गया, आपको पता ही नहीं है। अब हैकर क्या करेगा, उसको लॉगिन तो नहीं कर पाएगा, पर वो इम्पर्सोनेशन का यूज़ करके वो ऐसे दिखाता है कि मैं ही हूँ, ये ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो मैं डाल रहा हूँ, मैं ही वो पर्सन हूँ जो मतलब उसके पास आपकी डिटेल्स चली गई, बट वो प्रिडिक्ट करेगा कि आपका नाम लेके वो बोलेगा कि मैं ही हूँ ये। यहाँ पे जे स्मिथ लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ पे कि मैं ही हूँ, और उसका लॉगिन सक्सेसफुल भी हो गया। सो हैकर लॉग इन यूजिंग स्टोन इन, मतलब चुराया हुआ क्रेडेंशियल जो भी होता है, बिहेव लाइक एक्चुअल यूजर। जो भी मैंने एग्जांपल दिया है वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है, आप पढ़ लेना अपनी तरीके से, आपको पता चल जाएगा। सो अदर अपना आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखो अनऑथोराइज इंफॉर्मेशन अल्टरेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। दिस इज व्हेन समवन चेंज डेटा विदाउट परमिशन। क्या होता है कि परमिशन के भी आपको परमिशन नहीं होती हैकर के पास, पर फिर भी वो चेंज कर लेते हैं डेटा, कुछ भी सर्वर को हैक करके या वॉट एवर जो भी चीज़ें करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और इजी भी है। मान लो कि नीट करके कोई एग्जाम होती है अपने इंडिया में, या फिर यूपीएससी, वॉट एवर आपके माइंड में जो भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है वो ले लो माइंड में। आपने एग्जाम दिया, सब लोगों ने एग्जाम दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। अब हैकर ने क्या किया, ये सारा रिजल्ट जहाँ पे अपलोड होता है, मान लो कि ये कहीं ना कहीं तो अपलोड होगा ना सर्वर में। सो हैकर क्या करेंगे, टारगेट करेंगे वो सर्वर को, और वो सर्वर में जाके सबकी डिटेल्स चेंज कर देंगे। मतलब मान लो कि जिसको सी ग्रेड आया उसको ए दे दिया, ए आ गया उसको सी दे दिया, बहुत सारी चीज़ें। सो उससे क्या होगा, मतलब हैकर ने चेंज तो कर दिया, बट इससे गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होगा कि ट्रस्ट इश्यू आने लगेंगे। मतलब अपने जो भी नॉर्मल पब्लिक है उनको ट्रस्ट इश्यू आने लगेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, और एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव किसी का नहीं रहेगा कि जो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दे रही है ना वो एक्यूरेट नहीं है, वैसा ही समझेंगे लोग। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो अल्टर हो जाता है। जैसे मान लो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे ये फॉर एग्जांपल जॉन करके जो भी पर्सन है उसका क्या था कि है ना, फाइनल सेम में सी ग्रेड आ रहा था, हैकर ने चेंज करके कर दिया ए ग्रेड। सो यहाँ पे अनऑथोराइज चेंज डिटेक्शन भी आ गया, बट वो उसने चेंज कर दिया, और वहाँ पे ये क्या पता भी नहीं चलेगा लोगों को, और उसका तो ए ग्रेड ही दिखेगा वहाँ पे जब भी वो लॉगिन करेगा अपने यूजर का आईडी वाईडी डाल के। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझे, हाँ ये मेन कॉन्सेप्ट अभी आई थिंक ये है ना, अवेबिलिटी की बात हो गई। यहाँ से अवेबिलिटी कंसर्न्स चालू होते हैं, तो ध्यान रखना अवेबिलिटी के ऊपर क्या है, चीज़ें देखते हैं। इसके लाइव एग्जांपल भी मैं दिखा सकता था, बट बहुत टाइम चल जाएगा, इसलिए मैं लाइव एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ। फिर भी ये जो फोटो बीच में आप दिख रहे हो ना, ये मेरी बहुत मेहनत के बाद ऐसे फोटो बने हैं। जेमिनी जो है उसने क्रिएट किए, बट जो बनाने वो है, होता हो ना कि पर्टिकुलर एग्जांपल पे ये फोटो सेट होना चाहिए, सो वो नहीं हो रहे थे, बट बहुत बार मैंने क्रिएट किए, डिलीट किए, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बताना नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे देखो डिनाइल ऑफ सर्विस है, जो कि नाम में ही आपको पता चल रहा है कि सर्विस को डिनाइल करना, कि डिनाई हो जाती है, डिनाइल। सो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस का मीनिंग अटैकर पहले पहले देखते हैं कि डिनाइल ऑफ सर्विस होती क्या है। DOS। मान लो कि आपने कभी ये बहुत चीज़ें फेस की, बहुत बार फेस किया होगा कि है ना, आप अपना रिजल्ट देखने चाहते हो ना, आप जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि नीट का या फिर वॉट एवर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट है वो इस तारीख को रात को 12 बजे निकलेगा। अब बहुत सारे यूज़र होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, वो एक ही साथ 12 बजे के बाद वो है ना रिजल्ट देखने बैठ जाएंगे। सो क्या होगा, सर्वर के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएगी, जिससे सर्वर है ना वो क्या होगा, डाउन हो जाएगा, कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि किस जगह पे मेरे को कौन सा पैकेट सेंड करना है। या फिर डाउन हो जाएगा मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे यूजर एक ही साथ रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो उसको पता वो है ना पहले कितने यूजर का लेगा रिक्वेस्ट, मतलब एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स कितने लोगों को देगा। सो यहाँ पे क्या आ जाता है कि है ना, फिर आ जाता है कि सर्वर इज डाउन और समथिंग लाइक दैट, तो ये सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे अटैकर्स क्या करते हैं, मान लो कि बहुत बहुत बड़ी वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है जैसे अमेजोन। सो अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, और आप कभी देखना अमेजोन की वेबसाइट कभी डाउन नहीं होती है, और यूज़र उसके 24/7 रहते हैं। जैसे मान लो ये ग्लोबल amazon.com ग्लोबल लेवल पे वर्क हो रहा है अभी। सो क्या होता है कि यूज़र
यूज़र विज़िट करते रहते हैं। जैसे इंडिया में नाइट हुआ तो ऐसा नहीं है कि रात को अपने जो अमेज़न में अपने वेबसाइट को विज़िट नहीं करते हैं। रात को भी करते हैं, दिन को भी करते हैं, जब चाहे तब करते हैं। बट इस मान लो कि हैकर क्या करते हैं कि ये जो अपना जो वेबसाइट जहाँ पे होस्ट हो रहा है अमेज़न का, वहाँ पे क्या करेंगे कि है ना सेंड टू मैनी रिक्वेस्ट टू सर्वर बिकम स्लो और क्रैश। मतलब क्या करेंगे उसको है ना फेक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। मतलब मान लो कि 1 मिनट में थाउज़ेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट उन्होंने डाल दी। एक ही सेकंड में सॉरी, एक ही सेकंड में थाउज़ेंड्स रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को वेबसाइट का एक्सेस चाहिए, वेबसाइट का एक्सेस चाहिए, वेबसाइट मतलब हम जब यहाँ पे एंटर करते हैं ना तो अपनी रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स में अपने पास वेबसाइट का इंटरफेस वगैरह आता है। सो यही चीज़ें वो क्या करेगा 1 सेकंड में 1000। सो आप सोचो कि 1 मिनट में कितना होगा। सो यही सारी चीज़ें करने के बाद क्या होगा जो लेजिटिमेट यूज़र होते हैं ना, उनमें ये सारी एरर आएगी 503 सर्वर इज़ अनअवेलेबल और समथिंग लाइक दैट और वो एक्सेस नहीं कर पाएँगे। अब एक्सेस नहीं कर पाएँगे तो यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं कर पाएँगे और ऑर्डर नहीं कर पाएँगे तो कंपनी को सीधी बात है कि घाटा ही होगा कि कंपनी का जो सेल वगैरह है वो घट गया। क्यों? क्योंकि यूज़र लीजिटिमेट यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया है, आप पढ़ लेना अपनी तरीके से जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा बहुत हो जाए। वैसे मैं ये जो बोला हूँ वही काफ़ी आपका अंडरस्टैंडिंग होने के लिए। सो यहाँ पे चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद देखते हैं पावर आउटेज के बारे में कि पावर आउटेज आउटेज होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी गॉन्स ऑफ सो कंप्यूटर एंड सर्वर स्टॉप वर्किंग। अब मान लो कि कभी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर है जहाँ पे सारा कम्युनिकेशन हो रहा है यूज़र का और अपने इंटरनल क्लाइंट है, इंटरनल जो भी कलीग्स है, जो सिस्टम वगैरह जो यूज़ कर रहा है। जैसे मान लो कि मैं एक्सेस कर रहा हूँ मेरी ड्राइव का, वो अदर पर्सन एक्सेस कर रहा है वही ड्राइव का। बहुत सारे पर्सन है जो एक्सेस कर रहे हैं ड्राइव का, फिर किसी सर्विस का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो क्या होता है कि जब पावर ही चला गया, तो अपने कंप्यूटर भी सारे बंद हो जाएँगे और अपना सर्वर भी बंद हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज़ेशन काम ही नहीं कर पाएगा, वहाँ पे काम ही नहीं कर पाएँगे जो एम्प्लॉयी वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पे क्या है, अ कंपनी सर्वर शट डाउन बिकॉज़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड एम्प्लॉयी कैन नॉट एक्सेस फाइल। मतलब मान लो कि लैपटॉप भी है उनके पास, बिजली चली गई तो लैपटॉप भी है, बट वो फाइल एक्सेस नहीं कर पाएँगे क्योंकि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर बंद ही हो गया, नेटवर्क भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट चली गई ना, दैट्स व्हाई। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखो अभी आ जाते हैं अवेबिलिटी में हार्डवेयर फेलियर के ऊपर। सो आपको पता ही है कि हार्डवेयर फेलियर क्या होता है, मेरे को इसके अंदर समझाने की ज़रूरत नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्सप्लेन करूँ मैं, बट फिर भी समझा देता हूँ। अ फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और सर्वर गेट डैमेज और स्टॉप वर्किंग। मतलब मान लो कि किसी भी वजह से हार्डवेयर फेलियर हो गया सर्वर के अंदर या व्हाटएवर, कोई भी सिस्टम है या किसी भी अंदर। मान लो आपके लैपटॉप का ही एग्जांपल लेते हैं। लैपटॉप में आप पावर करने आप क्या करते हो? चार्जिंग पे लगाते हो लैपटॉप। अब कोई ऐसा कंपोनेंट है जहाँ से पावर का कुछ बड़ा या फिर कम हो गया, तो उससे क्या होगा? आपका कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उड़ जाएगी। मतलब जैसे मान लो कि आपकी हार्ड ड्राइव है, उसमें कुछ पावर वगैरह ज़्यादा चल गया, तो पावर ज़्यादा जाने चला गया तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा या फिर उससे क्या नुकसान होगा? नुकसान यही होगा कि पावर जब हार्ड डिस्क में ज़्यादा चल जाता है, तो हार्ड डिस्क का जो स्पीड है वो भी बढ़ गया और जो उसकी जो मोटर है, अंदर जो भी घुमाने जैसी चीज़ें होती है ना, वो घूमता रहता है डिस्क वहाँ पे, वो भी क्रैश हो गई। मतलब उसका पावर ज़्यादा जाने से बाद वो क्रैश या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया अंदर ही अंदर। मतलब आपको पता नहीं चला, इवन यूज़र डिडन्ट नो कि है ना, यूज़र को पता ही नहीं चला कि ये क्रैश हो गया, मतलब ये जल गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। बट अब आपका है ना, ये जो हार्ड डिस्क है वो काम ही नहीं कर रहा है। सो ये क्या है? हार्डवेयर फेलियर है। अब क्या होगा? हार्ड डिस्क काम ही नहीं कर रहा है तो आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे कोई भी चीज़ है आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो डिस्ट्रक्शन लिखा है कि डिज़ास्टर जो भी अपना आता है, अपने बहुत सारे नेचर की तरफ से जो डिज़ास्टर आता है जिससे सर्वर रूम को नुकसान होता है। सो उस टाइम पे क्या होता है कि है ना, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत सारे सर्वर और अपने जो रैक्ट होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे अपना जो सर्वर है वो सर्वर बंद हो जाता है तो अपनी वेबसाइट भी ऑफलाइन हो जाती है और बहुत सारी सर्विस है जो ऑफलाइन हो जाती है, जिससे अपन यूज़ नहीं कर पाते इंटरनेट का या व्हाटएवर जो भी है। मतलब ये क्या होता है कि एक डिस्ट्रॉयमेंट होता है,
डिस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक डिस्ट्रॉय किसी ने जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया या फिर नेचर की वजह से कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। सो उससे क्या होगा, अपन एक्सेस नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों का। जैसे अमेज़न का वेब सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर रूम है और वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी पर इनसाइडर थ्रेट्स के वजह से या फिर नेचुरली कुछ चीज़ें हुई इसीलिए। सो ये क्या होगा, तो डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होगा, कनेक्शन कट जाएगा, फिर बैंडविड्थ नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन डाउन हो जाएगा। और सर्वर डाउन हो गया, फिर सर्वर बंद हो गए तो अपना सीधी बात है कि बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वेबसाइट जो अपनी वेबसाइट के ऊपर से जो बिजनेस आ रहा है वो वेबसाइट ही विजिट नहीं कर पा रहा है यूजर, इसीलिए। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद यहाँ पे देखो मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए, जो अपना जो फोटो दिख रहा है ना उसको ही देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो सर्विस आउटेज लिखा है। सर्विस आउटेज मीन्स क्या है, अ सर्विस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम और मेंटेनेंस। मतलब मान लो कि एक सर्वर है, उसके ऊपर है ना एक वेबसाइट होस्ट हो रही है। अब ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब कोई अपडेट आया है वो सर्वर के अंदर या फिर किसी भी जगह पे, या फिर वो पर्सन है वो कुछ अपडेट करना चाह रहा है या फिर मेंटेनेंस में है वो, तो वो क्या होगा, यूजर क्या फेस करेंगे, सर्विस अनअवेलेबल फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्वर पे वो जो पर्सन है वो अपडेट कर रहा है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या फिर अपडेट हो रहा है या फिर मेंटेनेंस पे चला गया है सर्वर। सो यूजर सर्विस आउटेज हो गया। सो सर्विस आउटेज होने के बाद यूजर एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखो 500 सर्विस अनअवेलेबल। क्यों? क्योंकि सर्वर मेंटेनेंस में है और प्लस उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व भी कर रहा है वहाँ के इंटरनल स्टाफ। सो एग्जांपल क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज एन इश्यू एंड यू कैन नॉट एक्सेस ऑनलाइन एप्स लाइक जीमेल और यूट्यूब। मतलब बहुत सारे बार क्या होता है कि इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं जो हमारे आईएसपी, उसमें जो भी प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। सो ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वो क्या करते हैं, सर्टन टाइम ऑफ है ना वो सर्वर है ना डाउन करते हैं। मतलब ये भी जिस जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ के टावर को बंद कर देना या फिर कोई भी चीज़ है जिससे आप इंटरनेट एक्सेस ना कर पाओ। तो ये एग्जांपल हो गया कि सर्विस आउटेज का। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अच्छा लगा है ये सारी चीज़ें तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। अगर नहीं भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना नॉलेज गेन करो। बाकी टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।